बहुत बहुत स्वागत एजाज ढेबर साहब। आसिफ, मंच आपके हवाले। बहुत धन्यवाद राम, बहुत धन्यवाद दिव्या। और जैसा कि इंट्रोडक्शन करा ही दिया गया है, एजाज ढेबर साहब से सिर्फ रायपुर के मेयर के नाते सवाल नहीं होंगे, एक युवा कांग्रेसी के नाते भी सवाल होंगे, जुझारू कांग्रेसी के नाते भी सवाल होंगे। सवाल इसलिए भी होंगे क्योंकि आप मेरिन काउंसिल के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ और ऑल इंडिया मेरिन काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। तो जब हम बिल्डिंग इंडिया की बात करते हैं तो कैसे नगर निगम के जरिए से शहर नवीन हो रहे हैं, नए हो रहे हैं और नव भारत में अपना योगदान दे रहे हैं, आज उन तमाम पहलुओं पर हम सवाल पूछने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर एजाज साहब। धन्यवाद। एजाज साहब, जब हम बात कर रहे हैं न्यू इंडिया की, बिल्डिंग इंडिया की, तो गांव विकास करें, शहर विकास करें, तभी भारत विकास करेगा। और जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो चर्चा सिर्फ सैनिटाइजेशन, नाली गलियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी शामिल होना चाहिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, इंडिया के लिए विकास का मॉडल गुजरात कहा जाता था बीजेपी बड़ी जोर शोर से। आजकल कांग्रेसी कहते हैं गुजरात मॉडल पुराना है, छत्तीसगढ़ मॉडल नया है, भूपेश मॉडल नया है। क्या है ये भूपेश मॉडल और ये कैसे अलग है, कैसे नया है? देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये निश्चित तौर पर आज पूरे देश के लिए आइकॉन बना हुआ है, एक मॉडल बना हुआ है जो वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। चाहे हम बात कर रहे हैं गोधन न्याय योजना की, या फिर हम बात करें हमारे जो गोबर की बात चल रहे हैं, किसान न्याय योजना की बात करें या गोधन न्याय योजना की बात करें। देखिए, प्रदेश, पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर गोबर, जिसको मेरे ख्याल से बहुत चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में कहा जाता था गौ हमारी माता है। कई सारे दंगे हुए, कई सारे प्रसाद हुए, मगर अगर सही में अगर कोई गौ माता को पहचाना है और उसकी वाकई में किसी ने रक्षा की है तो वो छत्तीसगढ़ ने की है। आज हम लोग जो गोबर से हम कंपोस्ट करके उससे खाद बना रहे हैं, उसी गोबर से हम बिजली बना रहे हैं, उसी गोबर को ऐसा देश में एक ऐसा मॉडल है छत्तीसगढ़ जिसमें राज्य गोबर की खरीदी कर रहा है। हम नगर निगम में भी और बाहर में भी ये 2 रुपया किलो में गोबर को खरीदा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक मॉडल के तौर पर हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, मॉडल के तौर पर उसको लिया जा रहा है। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में मात्र 2.5 साल में आज छत्तीसगढ़ कहाँ पर था और छत्तीसगढ़ आज कहाँ पहुँच गया। तो उसके पीछे ये सभी योजना है जो हम लोग छत्तीसगढ़ में हम लगातार जो हमारी चल रही है। सेंटर के लिए कहते हैं कि अगर सेंटर में भी सेम विचारधारा की सरकार हो, राज्य में भी हो, तो उसे एक टर्म दिया जाता है डबल इंजन की सरकार। रायपुर में भी अब तो डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार राज्य में भी और कांग्रेस की सिटी सरकार रायपुर में भी। तो ये डबल इंजन की सरकार रायपुर को कितना आगे ले गई है? देखिए, अगर डबल इंजन की बात करेंगे तो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, और हमारे इधर बात करेंगे तो ये जरूर है कि हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर नगर निगम भी जो वो भी, क्योंकि उसको छोटी सरकार कहा जाता है, उसका स्वरूप कहा जाता है, तो वहाँ पर उसके निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा लाभ रायपुर नगर निगम को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से जितना पिछले हमारा 18 महीना हुआ, पिछले 2.5 सालों में जो नगर निगमों में जो काम हुआ, मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में वैसा काम रायपुर शहर में वैसा काम नहीं हुआ है। और रायपुर की अगर बात करेंगे तो रायपुर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जो उसको बहुत पहले पहुँच जाना था। आज रायपुर, छत्तीसगढ़ बने हुए आज 21 साल हो गए। 21 साल में वैसा विकास नहीं हो पाया जो पिछले 2-2.5 साल में हम लोगों को देखने को मिला। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का मेयर हूँ या कांग्रेस का एक सदस्य हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ ये एक आम जनता से भी पूछ सकते हैं, एक जो सबसे दूर का व्यक्ति है उससे भी आप पूछ सकते हो। और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हमारी जो सोच है, हम यह देखते हैं कि हमारी सरकार की जो योजना है, जो हमारे सरकारी जो लाभ है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, कैसे अंतिम व्यक्ति तक के वो लाभ पहुंचे, ये काम रायपुर नगर निगम भी कर रहा है और हमारी सरकार भी कर रही है। इसलिए शायद आज ये पूरे देश में मॉडल के रूप में बना हुआ है। एजाज साहब, जिस वक्त ही आप बात कह रहे हैं, दरअसल आप 130 करोड़ भारतीयों से मुखातिब हैं
क्योंकि जी सलाम, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, इनके जरिए से पूरा देश आपको सुन रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब सेकंड वेव थी कोरोना की और उस वक्त बहुत तेजी से हमको आइसोलेशन वार्ड खड़े करने थे, इसके साथ साथ हमको बहुत तेजी से हमें स्थितियां संभालनी थी, हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत थी। 4 दिनों में एक पूरा इंडोर स्टेडियम आइसोलेशन सेंटर में रायपुर में तैयार हुआ था और उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ एजाज ढेबर साहब का था। एजाज साहब, अब जब एक्सपर्ट तीसरी वेव, हालांकि अभी डेट क्लियर नहीं है उसकी, कभी सितंबर कभी अक्टूबर, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आएगी तो सही, और खासतौर पर जब ये कहा जाता है कि वो बच्चों पर भारी पड़ेगी, तो पीडियाट्रिक एंगल से और बच्चों को देखते हुए अब तीसरी वेव की रायपुर निगम की क्या तैयारी है और कांग्रेस सरकार की क्या तैयारी है? मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब ये सेकंड वेव आई, यही दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। मतलब यहाँ पर केंद्र में और राज्य में ये सब तरफ जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम चेन्नई की बात करें या हम कलकत्ता की बात करें, ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले कि जिससे मेरे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सीन भारत को कभी देखने को ना मिले। लोग हाथ में ऑक्सीजन लगा रहे हैं, गाड़ी में ऑक्सीजन लगा रहे हैं, चौक में बैठ के ऑक्सीजन लगा रहे हैं। मगर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहीं अगर हम रायपुर की बात करें, तो आपको एक भी शख्स आपको कहीं पर भी रोड में आपको कहीं पर ऑक्सीजन लगाता हुआ नहीं मिला। हमने देखा, हम रायपुर नगर निगम की ओर से केयर सेंटर हम खोल रहे थे कि वहाँ पर केयर सेंटर में लोग आ जाएं और वहाँ पर रह जाएं, मगर जब हमें लगा कि नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, नहीं हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा, नहीं ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, वेंटिलेटर देना पड़ेगा, वेंटिलेटर के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि उस इंडोर स्टेडियम जो कि खाली खेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उसी इंडोर स्टेडियम को मात्र 3 से 4 मतलब 3.5 के अंदर में उस पूरे इंडोर स्टेडियम को हॉस्पिटल का रूप दिया गया, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ वहां पर रेमडेसिविर, अब पूरी जो एक हॉस्पिटल का रूप है वो मात्र 3 दिन में देके गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि 70% वहां का रिजल्ट रहा, जहां 70% लोग ठीक होके अपने घर गए। और आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, हम पहले ही हम लोग एक्सपर्ट लोगों से बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं, हमने बाहर भी बात करी, हमने WHO की रिपोर्ट भी देखी। हम थर्ड वेव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा आएगा 0 से जिनकी 14 साल उम्र है, हम उसके लिए हॉस्पिटल पहले से रेडी कर लिए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनका अलग से आता है, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और भी टोटल अभी रायपुर नगर निगम की ओर से 5000 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। और एक ठोंग वहां पर हम एक सेंटर बना देंगे, इस बार लोगों को घूमने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से उसको सब पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेड खाली है, यहाँ पर बेड खाली नहीं है। मगर मैं आपके मंच के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है, जी टीवी अपने आप में एक मतलब बोलना चाहिए एक सबसे बड़ा मंच है, मेरे ख्याल से मीडिया जगत में इससे बड़ा मंच नहीं है। मैं यहाँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि थर्ड वे यहाँ पर ना आए, क्योंकि हमने ऐसे ऐसी दृश्य देखे। क्योंकि मैं 3 दिन खुद मतलब वहाँ हॉस्पिटल बनाते साथ पूरा 2 महीना उस हॉस्पिटल में मैं लगा भी रहा, तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बिछड़ते देखा, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मरते देखा कि वो दृश्य अब मैं देखना नहीं चाहता। या कोई भी भारत का व्यक्ति या हमारे देश का व्यक्ति या हमारे राज्य का व्यक्ति या हमारे शहर का व्यक्ति वो दृश्य देखना नहीं चाहता। नहीं, वो बड़ी दुखद तस्वीरें थी और उन तस्वीरों को जब भी हम याद करते हैं तो हम देखते हैं कि ये पैंडेमिक हमसे अपनों को छीन ले गया। वो तस्वीरें अभी ना ही याद करें तो बेहतर है। मैं अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अब स्वास्थ्य की ही बात चल रही है, तो मेरा अगला सवाल एजाज साहब आपसे ये है कि देश में जेनरिक स्टोर्स पहले से मौजूद हैं जिनमें सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोले गए हैं, रायपुर में भी खुले हैं सर, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो क्या ये एक पैरेलल व्यवस्था है पहले से चल रहे जेनरिक स्टोर्स के अलग विचारधारा की वजह से, या कैसे अलग है और कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को इसका? हम लोग अगर इस योजना की बात करें, धन्वंतरी मेडिकल अगर कि हम लोग बात करें, सस्ती दवाई की हम बात करें, ये जेनेटिक दवाइयाँ पहले से चलती तो थी, मगर जिस तरीके से अभी सरकार ने अपने हाथ में लिया, हम ये चाहते हैं कि देखिए आज अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी है या फिर अगर वो गरीब है, उसका अगर घर में अगर किसी को भी चेस्ट की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है या शुगर है या बीपी है, उसका आधे से ज़्यादा पैसा
पूरी दवाई में चले जाता था, क्योंकि उनको रेगुलर दवाई खानी पड़ती है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज उसी मरीज लोग के हमारे यहाँ भीड़ लगी है, जो दवाइयाँ उनको 5-7 हज़ार रुपये में आती थी, वही दवाइयाँ आज उनको 1,500 से 2,000 रुपये में मिल रही है। पेंटॉप 40 मैं खाता था, पेंटॉप 40 में खाने के पहले एक ठोंग पेट की एक दवाई होती है गैस की, जो 1,200 रुपये में मिलती थी, मुझे वो आज वो 260 रुपये में मिल रही है। तो ये जो नहीं फायदा तो है मेयर होते हुए ऐसी क्या बात है जो आपको पच नहीं रही थी और आपको इस तरह की गोली खानी पड़ रही? नहीं नहीं, मेयर की बात नहीं, मैं एक कॉमन की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले से ये गोली को खाता हूँ, मतलब सुबह उठते साथ मैं जब आता हूँ तो इस गोली को खाता हूँ, मैं डेली सेवन करता हूँ। अब मैंने गोली चेंज कर दी, मैं जेनेटिक दवाई खा रहा हूँ और वो मुझे 260 रुपये में मिल रही है। और मैं तो एजाज साहब इसलिए पूछ रहा था कि कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं जो जनता को मालूम होनी चाहिए, आप दबाए बैठे हैं और उसकी वजह से अपच हो रही है और वो गोली खानी पड़ रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बेटर नहीं। मैं बहुत पहले से, मतलब मेयर जब नहीं बना था, पार्षद के रूप में था, तब से मैं कई सालों से उसको खाते आ रहा हूँ। मगर अब मुझे खुशी इस बात की कि जो पत्ते को मैं 1,200 रुपये में ले रहा था, वो पत्ता मुझे 260 रुपये में मिल रहा है। मतलब कितना अंतर वो है। और मुझे तो छोड़िए, जो वाकई में बेचारे गरीब है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे ज्यादा आज देखिए ना, वो मेडिकल में पैर रखने की जगह नहीं है। आज वो जो सुबह से दुकान खोलता है तो पूरी उसकी दुकान में भीड़ लगे रहती है। तो यही है कि पहले जेनेटिक दवाइयाँ चलती थी, सस्ती दवाइयाँ मिलती थी, मगर उनको ऐसा वो पता नहीं था कि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। मगर अब हम मेडिकल के जरिए, अगर हम पूरे रायपुर जिले की बात करें तो 14 हम लोग मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं। बाहर शहर में हम 9 खोलेंगे, बाकी रायपुर जिले के अंदर 6 खोलेंगे। तो ऐसी 14 मेडिकल स्टोर हम लोग ये धन्वंतरी योजना के तहत हम लोग खोलने जा रहे हैं। नहीं, जैसा रिस्पॉन्स आप बता रहे, लगता है कि कुछ और सेंटर्स की भी बहुत जल्द जरूरत होगी। एजाज साहब, शिक्षा के बाद, शिक्षा पर आ रहा हूँ मैं अब, स्वास्थ्य के बाद। आप दिल्ली आए थे तो आपने कहा था कि, मुझे याद है बातचीत पिछली बार जब हुई थी, तो आपने कहा था कि दिल्ली के कुछ स्कूल्स हैं जिनको देखकर बड़ा अच्छा लगा, और छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किए। अब जब दोबारा आप दिल्ली आए हैं इन स्कूल्स के शुरू होने के बाद, तो दिल्ली के उन स्कूल्स को ये कम्पीट कर पा रहे हैं या उससे आगे निकल गए हैं? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है स्वामी आत्मानंद स्कूल का। पेरेंट्स सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकालकर स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती करा रहे हैं। देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समृद्ध राज्य के लिए, किसी भी विकासशील राज्य के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में तो आपने बताया, हमने काम किया जो आपको मैंने बताया, और फिर दूसरा हमने लिया था शिक्षा को। जैसे ही मेयर बना, यहाँ दिल्ली में आके देखा स्कूल को मैंने केजरीवाल जी की स्कूल को देखा। 1 हफ्ते तक मैं यहीं दिल्ली में रहा। उसके बाद फिर हम लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री अगर भूपेश बघेल जी को सब जाके बताया। तो ये जो स्कूल में जब पहले हम जाते थे, ये वही स्कूल है बीपी पुजारी, ये वही स्कूल है आरडी तिवारी, ये वही स्कूल है शहीद स्मारक, जहाँ पर टोटल बच्चों की दर्ज संख्या होती थी 50, 55, 65। ये बच्चों की संख्या वहाँ पर होती थी। अगर उस स्कूल में हमें क्लासरूम तक जाना है तो मुझे ऐसा लगता था कि नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में वो इतनी भर जाती थी, जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोट का या नाव का जुगाड़ पड़ना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। आज वही स्कूल है जो मेरे ख्याल से देश में, मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वैसा स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है, वैसा बिल्डिंग कहीं नहीं है। आप एक बार स्कूल की जाके वहां पर देखिए, आज वो स्कूल की क्वालिटी, मैं देख कर आया हूं। आपको कैसा लगा वो स्कूल? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा था स्कूल। आज वो स्कूल में अच्छे बड़े बड़े लोग के, मतलब वहाँ पर अधिकारियों के बच्चे, अच्छे बड़े बड़े लीडर लोग के बच्चे, मतलब जितने बड़े लोग के बच्चे वहाँ पर आज एडमिशन के लिए वो हो रहे हैं। और खासकर नगर निगमों में आज वहाँ पर कम से कम हम लोग डेली कम से कम 1000-2000 लोग से मिलते हैं जिनको वहाँ पर एडमिशन कराना है। और ऐसे कई सारे जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास सिर्फ वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए भीड़ लगी हुई है। तो ये हमने वहाँ पर काम किया, ये हमारी सरकार ने काम किया, ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच थी कि शिक्षा के लेकर हमें काम करना है। आज जाके आप वहाँ पर लैब देख लीजिए, आज जाके वहाँ प्लेग्राउंड देख लीजिए, आप जाके वहाँ कंप्यूटर देख लीजिए, आज जाके आप लाइब्रेरी देख लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ पर जितने बड़े स्कूल है, वो स्कूल के सामने कुछ नहीं है जो स्कूल हमने बनाया है। एक सवाल मुझे तालाबों के सौंदर्यीकरण पर आपसे पूछना है। पर्यटन को बढ़ावा मिले, रायपुर के लोगों को खुद अच्छा लगे, सुबह शाम टहलने के लिए एक अच्छी जगह मिले, और रायपुर में जगह जगह आपने लिखवाया साहब, मेरा रायपुर मैं सवारूं। तो बूढ़ा तालाब का कायाकल्प हो या बाकी तालाबों का, शहर की जनता का आपको कितना साथ मिला? और जब सौंदर्यीकरण हो गया है, जब तालाब खूबसूरत दिखने लगे हैं, तो उसके बाद अब लोगों का कैसा रेस्पॉन्स है और लोग सफाई स्वच्छता के प्रति कितना जागरूक हुए हैं?
देखिए, अगर हम रायपुर शहर की अगर बात करें, अगर पुराने हम रायपुर की बात करें, तो रायपुर दो चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था और है भी। एक तो टेम्पल, हमारे यहाँ मंदिरों का शहर कहा जाता था। दूसरा तालाब। दूसरा तालाबों का शहर कहा जाता था रायपुर को। मंदिर तो हमारे यहाँ है, मगर तालाब ये पिछले 15 साल में, ये जब से छत्तीसगढ़ बना, ये 15 साल में तालाबों को बहुत सारा पार्ट के कई जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने गए थे, कई सारे अतिक्रमण हो गए थे। तो तालाब धीरे धीरे हमारे जो वाटर बॉडी है वो पूरे तरीके से दब सी गई थी। मुझे खुशी इस बात की है कि आज उसी तालाबों को हम पुनः जीवित कर रहे हैं। जैसे हम बूढ़ा तालाब की बात करें, बूढ़ा तालाब में मेरे ख्याल से 125 प्रयोग हुए होंगे पिछली सरकार में, और 27 करोड़ रुपया, जिसका मेरे पास हिसाब है, 27 करोड़ रुपया उस सरकार ने उस तालाब को खर्चा करने के लिए खर्चा किया, उसको ठीक करने के लिए। तो खर्च हुआ या कुछ गड़बड़ी हुई? नहीं, उसमें तो मुझे लगता है अगर खर्च हुए रहते तो अभी तक तालाब बन गया रहता उसी सरकार में। और वो तालाब हमारी प्राचीन एक बहुत बड़ा हमारा वो है, वो हमारी एक धरोहर है, वो हमारा बहुत बड़ा धरोहर है वो। तो उस तालाब के लोग नहीं कर पाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जब उस तालाब की सफाई को हमने हाथ में लिया, जब तालाब की सफाई की, हमने एक ड्यू डेट दी, 25 दिन में हम तालाब साफ करेंगे। हमने तालाब साफ करके दिखाया। हमने कहा कि हम इस तालाब को 6 महीने के अंदर खड़े कर देंगे, फर्स्ट फेज हम जनता को समर्पित कर देंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब हमने उस तालाब का फर्स्ट फेज बना के हम लोग जब जनता को समर्पित कर दिया, तो आज की डेट में उससे बड़ा पर्यटन स्थल नहीं है। आज वहां पर जाओ तो पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ आज बूढ़ा तालाब में वहां पर। और ऐसी कई सारे तालाब है, चाहे हम कारी तालाब की बात करें, चाहे हम नरैया तालाब की बात करें, चाहे हम करबला तालाब की बात करें, ऐसे कई सारे तालाब हैं जहां पर जो अतिक्रमण थे और जो अपनी उसके लिए तरस रहे थे, सौंदर्य के लिए तरस रहे थे। मगर जब से हमने तालाबों को ठीक करना चालू किया, आज वह तालाब फिर से जीवित हो रहे हैं। और तालाब के पीछे एक बहुत बेसिक कारण भी है। हम अपनी वाटर बॉडी की बात करें, अगर तालाब दबते जाएंगे तो आप ये मान के चलना कि आपकी वाटर बॉडी पूरी तरीके से खत्म होती जाएगी। तो वही मेरा अगला सवाल था कि क्या इस बार गर्मी में रायपुर के लोगों को पानी की दिक्कत, पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि अगर तालाब का एरिया बढ़ा है तो क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, उसके आपको फायदे दिखने लगे? देखिए, मैं सीधा सीधा आता हूँ, जहां अभी बूढ़ा तालाब बना वो उसी वार्ड से मैं जीत के पार्षद बना हूँ। उस तालाब में उस जो इर्द गिर्द में जो लोग साइड हमारा है, नेहरू नगर इलाका कहलाता है, वही नेहरू नगर में जब गर्मी आती थी तो वहां पर बोरिंग का पानी सूख जाता था, क्योंकि आपका वाटर लेवल वैसा नहीं था। मगर आज मुझे खुशी इस बात की है कि जब से हमने बूढ़ा तालाब को पूरे तरीके से साफ किया, जब से वहां का वाटर जो नीचे का लेवल है वो एकदम बराबर आ गया, आज की पूरी गर्मी निकल गई, जरा सा भी पानी कहीं पर भी बोरिंग में नहीं सूखा। ये है वाटर लेवल, ये आपका वाटर रिचार्ज होता है। तो इसलिए जब आपके तालाब साफ होते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका पानी का जो लेवल है वो अपने आप अच्छा रहेगा। आपसे पहले 2 मेयर और भी रहे, किरणमयी नायक जी और प्रमोद दुबे साहब। तो वो जो ज़रूरी विकास था, क्या वो इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वो सिंगल इंजन की सरकार थी? एक इधर खींच रहे थे, एक उधर खींच रहे थे। विकास तो विकास होता है, विचारधारा का फर्क पड़ता है उसमें कोई? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी काम करना चाहते थे, चाहे हम किरण दीदी की बात करें या प्रमोद दुबे जी की बात करें। मैंने प्रमोद दुबे जी के साथ काम भी किया। वो भी चाहते थे कि रायपुर का विकास हो। जैसी मैं सोच रखता हूँ वैसे उनकी भी सोच थी, मगर उनको वैसा जो जिस तरीके से सहयोग मुझे मिलता है वैसा, क्योंकि सरकार थी नहीं, क्योंकि डिपेंड रहता है सरकार के ऊपर, बहुत सारी योजना सरकार के ऊपर रहती है। योजना बना के जाती तो थी, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम रहता था। वो काम उनको वैसा लाभ उनको मिल नहीं पाया, वैसा सहयोग उनको नहीं मिल पाया। नहीं तो अगर वो चाहते तो मेरे ख्याल से बहुत पहले रायपुर जिस तरीके का हम आज देख रहे हैं डेवलपमेंट, हम आज रायपुर शहर में जो देख रहे हैं वो हमको बहुत पहले देखने को मिल जाता। एक स्मार्ट टॉयलेट का कॉन्सेप्ट रायपुर नगर निगम लेकर आया है, तो ये कैसे अलग होगा? सैनिटाइजेशन के लिहाज से भी, स्वच्छता के लिहाज से ये कैसे अलग काम करेगा? और ये कितना बड़ा एक तरीका या एक मॉडल हो सकता है देश के लिए, जिसकी शुरुआत रायपुर में आपने की है? देखिए, हम रायपुर में जब हम लोग गए तो ये आपके साथ जी टीवी में एक बार बहुत बड़ी इसमें न्यूज़ चली थी, एक खबर भी चली थी आपके यहाँ से। जी टीवी के मार्केट में महिलाओं के लिए कहीं पर भी कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और सही बात भी है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि इसके पहले आज कोई भी महिला अगर कोई सोचे कि मुझे टॉयलेट जाना है तो कहीं पर भी किसी भी मार्केट की, चाहे हम शास्त्री बाजार की बात करें, चाहे हम देवनगर पंडरी की बात करें, या हेमजी रोड की बात करें, या जयस्तंभ चौक की बात करें, कहीं पर भी वाकई में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी।
और उनको महिलाओं को अगर टॉयलेट आता था तो भाग के बेचारे वो घर आते थे। मगर हमने जब देखा कि नहीं, ये चीज़ सबसे पहले करना चाहिए, तो हमने महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और जेंट्सों के लिए ब्लू टॉयलेट की हमने वहाँ पर, अभी हमारा समझ जाओ पिंक 4 टॉयलेट हमारा बन चुका है, 2 ब्लू टॉयलेट हमारा बन रहा है। मतलब टोटल मिला के अब जो ये समस्या थी टॉयलेट की, और टॉयलेट ऐसे भी नहीं कि जैसे हम जाते हैं वैसा शौचालय टाइप का, अगर आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरीके से हम ली मेरिडियन होटल में है उसी तरीके का टॉयलेट आपको अंदर में वहाँ देखने को मिलेगा। बाकायदा वहाँ पर ऐसा फीडिंग सेंटर बना हुआ है, वैसे ही वहाँ बैठने का रिसेप्शन बना हुआ है, जिस तरीके का हम यहाँ पर जाते हैं उस तरीके का टॉयलेट वहाँ पर भी हम रायपुर शहर में इस तरीके के लोगों को व्यवस्था दे रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को एक बहुत बड़ी परेशानी थी और वो महिलाएं भी निजात पा गई हैं। एक आखिरी सवाल एजाज साहब, हमने एजाज साहब को देखा है दशहरा मैदान की पूजा करते हुए, हमने एजाज साहब को देखा मंदिर जाते हुए। एजाज साहब ने अभी बात की गोधन की और गौ संरक्षण संवर्धन की। मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ, ये कितनी फख्र की बात है आपके लिए कि आप जिस शहर के मेयर हैं वहाँ भगवान राम की माता का पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है और बड़ी खूबसूरती से उसे संवारा और सजाया गया है। ये कैसा संदेश देता है पूरे देश को रायपुर की धरती से, तब जबकि कवर्धा को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए? नहीं, देखिए राम की अगर बात करेंगे तो सही में जो मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं, कौशल्या माता का जो मंदिर है चंद्रपुरी में, पिछले 15 साल से किसी की उस पर नज़र नहीं गई और हम यहाँ पर चिल्लाते रहे कि आज केंद्र की बात करें या कई सारे राज्यों की बात करें, राम भगवान के नाम पे कई सारी सरकारें बन गई। और एक्चुअल में अगर देखिए, हम इसको पॉलिटिक्स में लाना नहीं चाहते, एक्चुअल में हमारे जो है सही में हम लोग राम की हमारी सरकार और हमारे जो लोग हैं वो सही में उनको मानते हैं। इसलिए आज राम गमन पथ का देखिए, आज पूरे उसमें छत्तीसगढ़ में आज जिस कौशल्या माता के मंदिर कर रहे हैं, जो बहुत पहले 15 साल से जिसको बहुत पहले बन जाना था, अभी वहाँ पर मंदिर बना, वो मंदिर का निर्माण हुआ, उसका फर्स्ट फेज का निर्माण हुआ, 51 फीट वहाँ पर राम भगवान की वहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई। और रियल में अगर कोई राम भगवान का कोई सही में अगर कोई भक्त है, देखिए बोलने से नहीं होता कि हम राम भगवान मर्यादा पुरुष, हम राम भगवान के हम वो हैं या जय श्री राम। देखिए राम को आप अंदर बसा के देखो, राम को अगर सही में अगर आप सोचते हो तो हमारी सरकार ने या आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने वहाँ पर वाकई में वहाँ पर काम किया। और सही बात है, क्योंकि अगर कोई राम भगवान को लोग जानते हैं तो सही में अगर जो उनका वनवास है, अगर सही बोलो तो राम भगवान हमारे भांचा हुए, क्योंकि कौशल्या माता हमारी छत्तीसगढ़ की है, और उनका अगर वनवास की अगर बात करोगे, आप इतिहास निकाल के देख लो, इतिहास में उनका छत्तीसगढ़ में निकलेगा कि जो उनका पूरा वनवास है वो छत्तीसगढ़ में बीता। तो सही में अगर कोई वहां पर अगर राम भगवान के लिए कुछ कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है, आदरणीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बड़े मंच पर आने के लिए, रायपुर के मेयर के तौर पर, एक कांग्रेसी नेता के तौर पर, एक जुझारू नेता के तौर पर अपनी बात रखने के लिए। और बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब दिया एजाज साहब ने, और उम्मीद यही करते हैं कि जब बिल्डिंग इंडिया की बात हम कर रहे हैं तो रायपुर भी अपनी हिस्सेदारी, अपना हिस्सा उसमें देगा और एक नए मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देगा। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए। और